नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं इजराइल, फलस्तीन, लेबनान, ईरान, मिडिल ईस्ट और इसके बहाने सारी दुनिया की खबरें लेकर। समझौता हो गया है, ये तो आप जानते हैं। डिटेल वीडियो मैंने बनाया था। फाइनली इजराइल की जो मिनिस्ट्री है उसने भी इसको अप्रूव कर दिया है। थोड़ा बहुत बवाल हुआ, बेन ग्वेर ने कहा कि मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर ये समझौता हुआ। ये सारा नाटक हुआ, लेकिन फाइनली समझौता हो गया है और उम्मीद है कि वहां के टाइम के हिसाब से रविवार को, संडे, सुबह 8:30 बजे से यह समझौता लागू हो जाएगा। ये फिलहाल की अपडेट है और इसमें बहुत ज्यादा चेंज होने की कोई संभावना फिलहाल नजर नहीं आ रही है, क्योंकि सिग्नेचर हो गए हैं, ट्रंप ने घोषणा कर दी है और अब इजराइल की मिनिस्ट्री ने भी उसको ओके कर दिया है। इजराइल में कहा जा रहा है कि पहली बार इजराइल हारा है, यह इजराइल की पहली हार है। और अगर ये बात कह रहे होते ईरान के अखबार, अगर ये बात कह रहे होते लेबनान के अखबार, अगर ये बात अल जजीरा कह रहा होता, अल मायदीन कह रहा होता या इस तरह का कोई अखबार कह रहा होता तो अलग बात थी। इजराइल का अपना अखबार, नेतन्याहू का समर्थक टाइम्स ऑफ इजराइल कह रहा है कि पहली बार इजराइल की हार हुई है। उसके कारण क्या है उस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई ये समझौता लंबा चलने वाला है? क्या वाकई नेतन्याहू जिन कागजों पर सिग्नेचर कर रहा है, जिन कागजों पर दस्तखत कर रहा है, उन कागजों की इज्जत करता है? मैं आपको एक बहुत पुरानी खबर दिखा रहा हूं। यह खबर है 19 जनवरी 2009 की। आप जानते हैं 20 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति शपथ लेते हैं, वो डेट तय है। तो यह खबर है 19 जनवरी 2009 की, बराक ओबामा के शपथ लेने के एक दिन पहले की। और यह खबर बताती है कि गजा से इजराइल अपने सैनिक वापस बुला रहा है। आपको नहीं लग रहा कि वही फास्ट फॉरवर्ड हो गया है? 19 जनवरी 2009 को जब बराक ओबामा सत्ता में आने वाले थे, तो इजराइल ने गजा से अपनी आर्मी पीछे बुला ली। अब 20 जनवरी 2024 को, यानी 15 साल बाद, जब ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बनने वाले हैं, तो इजराइल एक बार फिर से अपनी आर्मी को पीछे बुलाने की बात कर रहा है, सिग्नेचर कर रहा है। लेकिन ओबामा के वक्त हम जानते हैं कि आर्मी पीछे आई, उसके बाद क्या हुआ, कैसे गजा को लगातार सीज में रखा गया, चाहे वो 2014-15 हो, चाहे 2018 हो। बार बार गजा के ऊपर हमले हुए, बार बार हवाई जहाज घुसे, बम गिराया, बार बार वहां के लोगों को गिरफ्तार किया। ये सारा कुछ उनको पता है। जो गजा की हिस्ट्री जानते हैं, जो ये नहीं समझते कि 7 अक्टूबर 2023 को ये सारी कहानी शुरू हुई थी, जो गजा के बारे में, फलस्तीन के बारे में, फलस्तीन इजराइल रिलेशन के बारे में और मिडिल ईस्ट के बारे में 7 अक्टूबर से पहले की दुनिया भी जानते हैं। उन्हें पता है कि इस तरह के समझौते बार बार तोड़े गए हैं। एक एकॉर्ड हुआ था, अगर आपको याद हो, अगर किसी ने पढ़ा हो, और ना पढ़ा हो तो मैं तो बता ही रहा हूं, ढूंढ के पढ़ लीजिएगा। एक समझौता हुआ था, कैंप डेविड समझौता। कैंप डेविड जो समझौता था उसमें पीएलओ तो शामिल नहीं था, लेकिन उस जमाने में इजिप्ट के साथ यह समझौता हुआ था, कैंप डेविड अकॉर्ड। और इस समझौते में पहली बार इजिप्ट और इजराइल के बीच में ऑफिशियल डिप्लोमेटिक रिलेशन बने थे। यहां तक तो सबको याद है, लेकिन आगे किसी को नहीं याद है कि इस समझौते में कुछ और चीजें थीं। इस समझौते में बहुत साफ था कि फलस्तीनियों के आजादी की डिमांड को माना जाएगा, फलस्तीन को एक आजाद मुल्क बनाया जाएगा, फलस्तीन के अंदर इजराइल का जो कुछ चल रहा है उसको रोका जाएगा। यह था कैंप डेविड अकॉर्ड। इजराइल ने माना? जाहिर है नहीं माना। इजिप्ट के साथ उसको रिश्ता बनाना था, बन गया। इजिप्ट भी इस बात में खुश था कि चलो इजराइल के साथ हमारा रिश्ता बन गया। उस समय उसको फलस्तीन की याद आई जब कागजों पर दस्तखत होने थे। एक बार दस्तखत हो गए, इजराइल के साथ तिजारत होने लगी, इजराइल के साथ बाकी रिश्ते बन गए। फिर इजिप्ट भी भूल गया फलस्तीनियों को, और इजराइल तो भूला ही हुआ था। खास तौर पे इजिप्ट में जब होस्नी मुबारक आते हैं और उसके बाद सीसी आते हैं, तब तो वो सारी पुरानी बातें एक तरफ किनारे कर दी जाती हैं। दूसरा समझौता मैं आपको बताता हूं, ओस्लो एकॉर्ड। ओस्लो एकॉर्ड को लेकर बहुत तमाशा हुआ था। दुनिया में ऐसा लगा था कि इजराइल और फलस्तीन के बीच में लड़ाई हमेशा के लिए खत्म हो गई। अमेरिका के राष्ट्रपति साहब के साथ फोटोग्राफ्स आई थी। एक तरफ यासर अराफात थे, दूसरी तरफ इजराइल के उस जमाने के राष्ट्रपति थे। हुआ क्या? सिग्नेचर तो हो गया। एक तरफ अराफात के ऊपर फलस्तीनियों ने यह आरोप लगाया कि अपनी सारी लड़ाई इन्होंने बेच दी, और दूसरी तरफ
जो उस समय इजराइल के राष्ट्रपति थे, कुछ दिनों बाद उनकी हत्या हो गई और हत्या करने वाले जो थे वो नेतन्याहू के भी करीबी थे, बेन ग्विर के भी करीबी थे, जो इजराइल के राष्ट्रपति के खिलाफ अभियान चला रहे थे कि इन्होंने फलस्तीन के साथ समझौता करके इजराइल का बड़ा नुकसान किया है। ये तो चंद समझौते हैं। कभी किताबें लिखने का मूड है मेरा, कभी फलस्तीन पर बहुत डिटेल में लिखा या फिर कभी फलस्तीन पे और वीडियो बनाए। हालांकि पहले मैंने एक बहुत डिटेल वीडियो बनाया है जिसमें ये सारी बातें मैंने बताई थी। तो मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा कि इजराइल ने जब जब समझौते किए हैं वो समझौतों से पीछे हटा है। मैं कल की बात आपको बताता हूं। प्रेस टीवी पे खबर है कि जिस समय ये मीटिंग चल रही थी और बेन ग्वेर, स्मोट्रिच ये सारे के सारे जो हैं कह रहे थे कि आपको समझौता नहीं करना चाहिए, इजराइल में एक बड़ा हिस्सा ऐसा है राइट विंगर्स का जो ये समझौता बिल्कुल नहीं चाहता था। तो नेतन्याहू ने जानते हैं क्या कह के उनको चुप कराया। नेतन्याहू ने कहा कि अभी समझौता हो जाने दो, अभी इस कागज पर दस्तखत कर दो। गजा में लड़ाई मैं खत्म करने वाला नहीं हूं, गजा में लड़ाई उसके बाद भी जारी रहेगी। इसीलिए शायद हमास ने ये जो अकार्ड जिस पर सहमति दी है उसमें कई सारी चीजों का बहुत सारा ध्यान रखा है। वैसे मैं आपको एक और बात बता दूं, जब बात चल ही रही है तो कुछ और बात कर ली जाए। कतर के प्राइम मिनिस्टर का एक इंटरव्यू छपा है जेरूसलम टाइम्स में। जेरूसलम टाइम्स इजराइल का अखबार है। मैं बार बार आपको याद दिला दूं, जो हिस्ट्री जानना चाहें वो जान लें कि एक समय में ये फलस्तीन टाइम्स था। बाद में जैसे जैसे इजराइल का कब्जा होता गया, इस अखबार पर भी कब्जा हो गया और ये जेरूसलम टाइम्स बन गया, पूरी तरह से इजराइल की भाषा बोलने लगा। खैर, इजराइल की जबान बोलने वाले इस अखबार में कतर के प्राइम मिनिस्टर का एक इंटरव्यू छपा है और उस इंटरव्यू में वो कह रहे हैं कि ये जो समझौता हुआ है, ये जो सीज फायर हुआ है, ये वही सीज फायर है जो 13 महीने पहले, मैं तो जुलाई समझता था, लेकिन उन्होंने बताया कि दिसंबर में ही इस पर सहमति बन चुकी थी। दिसंबर में ही हमास ने इसको ओके कर दिया था। इजराइल के जो बातचीत करने वाले गए थे उन्होंने ओके कर दिया था, कतर ने ओके कर दिया था और 13 महीने पहले ही ये तैयार था पूरा का पूरा मसविदा। जानबूझकर इसको 13 महीने टाला गया और 13 महीने बाद अब वही मसौदा लागू हो रहा है। इसी बीच में एक इंटरव्यू आया है बाइडेन का, वो इंटरव्यू मैंने अपने ट्विटर पर भी पोस्ट किया था। उस इंटरव्यू में वो साफ साफ कह रहा है कि 7 अक्टूबर के बाद जब मैं पहली बार इजराइल गया और मैंने बीबी से, नेतन्याहू से कहा कि आप कारपेट बम्बिंग नहीं कर सकते, आप नागरिकों को ऐसे नहीं मार सकते, आम शहरियों के ऊपर बम गिराना यूएन के रूल्स के खिलाफ है। तो नेतन्याहू ने कहा कि आपने भी तो हिटलर की जर्मनी के खिलाफ ऐसे ही बम गिराए थे, आपने भी तो जापान में हिरोशिमा और नागासाकी में एटॉमिक बम गिराए थे। अब सोच के देखिए, बाइडेन खुद कह रहा है कि यह सब तो यूनाइटेड नेशन के बनने से पहले हुआ था। यूनाइटेड नेशन बना ही इसलिए था कि ऐसे मंजर दोबारा देखने ना पड़े। और इस तरह से बाइडेन बहुत साफ कह रहा है, बिना नाम लिए, कि बीबी ने, नेतन्याहू ने जो कुछ वहां पर किया वो यूनाइटेड नेशंस के रूल के खिलाफ था और इसलिए वो साफ साफ जेनोसाइड था, जैसा कि आईसीसी ने माना। वैसे यूएन पर याद आया कि यूएन ने एक नया अपना मिडिल ईस्ट एनवाय बनाया है, जिनको बनाया है उनका नाम है मिसेस सिग्रिट काग। अब ये जो है मिसेज सिग्रिट काग, ये डच हैं और वहां पर एंटी इजराइल मानी जाती हैं। कहा जाता है कि जब ये फॉरेन मिनिस्टर थी तो वहां के प्राइम मिनिस्टर से भिड़ गई थी क्योंकि वो पूरी तरह से इजराइल का समर्थक था। तो इंटरेस्टिंग होगा कि यूएन का जो नया एनवाय वहां बनाया गया है वो महिला पूरी तरह से नेतन्याहू के खिलाफ हैं, इजराइल के खिलाफ हैं। इसके क्या असरात होते हैं ये भविष्य में देखने होंगे। कोई सोच सकता है कि इस लंबी लड़ाई में क्या मिला। 7 अक्टूबर से लेकर अभी तक ये जो लड़ाई लगातार चलती रही, जिसमें कल भी अभी इजराइल ने कई सारे लोगों को मार दिया है बम गिरा के, क्योंकि अभी सीज फायर शुरू नहीं हुआ है तो उसका फायदा उठा रहा है। कोई पूछ सकता है कि फलस्तीन को, गजा को, हमास को क्या मिला? तबाही मिली, बर्बादी मिली, ये सब तो आप जानते हैं। लेकिन जो बड़ी चीज मिली, जिसकी ओर मैं बार बार इशारा करता रहता हूं, उसके तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। पहली चीज तो यह मिली कि 15 नए मुल्कों ने फलस्तीन को एक आजाद मुल्क मान लिया। हिंदुस्तान पहले ही ऐसे मुल्कों में है जिन्होंने फलस्तीन की आजादी को एक्सेप्ट किया है, बल्कि पहला गैर अरब मुल्क है हमारा हिंदुस्तान जिसने फलस्तीन की आजादी को मान्यता दी है। ये बात सोचकर मेरा सीना जो है वो 56 इंच फूल जाता है कि मैं उस मुल्क से हूं जो वो पहला मुल्क है
जिसने फलस्तीन को आजाद फलस्तीन का दर्जा दिया था, अरब मुल्कों के अलावा पहला नॉन अरब मुल्क है। खैर वो तो पुरानी बात हुई, अब जिस तरह की हमारे यहां सरकार है, जिस तरह की बातें हैं, उस पर मैं क्या कहूं। लेकिन 15 नए मुल्कों ने फलस्तीन को आजाद मुल्क का दर्जा दिया, यह तो पहली सफलता है। दूसरी सफलता है, इजराइल को इंटरनेशनल लेवल पर अकेला कर दिया। अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, दो चार मुल्क अगर साथ छोड़ दें तो सारी दुनिया इजराइल के खिलाफ है। आईसीसी में केस चल रहा है, साउथ अफ्रीका ने केस किया है, आयरलैंड उसमें शामिल हो चुका है और भी कई सारे मुल्क शामिल हो चुके हैं। 35 साल से कम के दुनिया भर के जो नौजवान पीढ़ी है उसके दिल में यह बात गई है कि इजराइल लगातार फलस्तीन के खिलाफ अत्याचार कर रहा है। दुनिया जो नहीं जानती थी फलस्तीन कहां है, दुनिया जो नहीं जानती थी कि फलस्तीन में क्या चल रहा है, हमारे जैसे दो चार लोग हर मुल्क में पढ़ने लिखने वाले जो थे वो जानते थे, लेकिन ज्यादातर लोग इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि फलस्तीन में क्या चल रहा है। अब सारी दुनिया को पता है कि फलस्तीन में क्या हुआ है। फलस्तीन में 1950s के बाद से ही क्या हुआ है यह सारी दुनिया जानती है। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि इस बार की जो कुर्बानियां हैं वो बर्बाद नहीं होने वाली। फलस्तीनियों ने अपने घर दोबारा से बनाने शुरू कर दिए हैं, लगातार तस्वीरें आ रही हैं, कहीं ट्रैक्टर लगाकर, कहीं कुछ लगाकर रबल को साफ किया जा रहा है, कहीं लोग अपने हाथ से खंडहरों के बाहर जो सड़कों पर रबल इकट्ठा हो गया है उनको साफ कर रहे हैं, फिर से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। गजा जिस तरह से तबाह हुआ है सारी दुनिया ने देखा है। मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं, वहां का मेडिकल सिस्टम जो तबाह हुआ है उसको दोबारा से बनाने में कई साल लगेंगे, कहा जा रहा है कम से कम 5 साल लगेंगे और 10 बिलियन का खर्च आएगा। केवल मेडिकल सिस्टम की बात कर रहा हूं, सड़कें, स्कूल, यूनिवर्सिटी, बाकी सारी चीजों के बारे में आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। अरब मुल्कों से इतना तो कहा ही जा सकता है कि भाई और कुछ नहीं किया तो जो तुम्हारे पास लाखों, अरबों, करोड़ों पेट्रो डॉलर भरे हुए हैं उनका इस्तेमाल करके कम से कम गजा को रीबिल्ड करने में मदद करो। दूसरी जो सबसे बड़ी बात होगी इसके बाद, अब नेतन्याहू के लिए अपनी कुर्सी बचाना बहुत मुश्किल होगा। अभी तक तो इलेक्शन टल रहा था, अब यह सारा कुछ होने के बाद उसको इलेक्शन दोबारा कराना पड़ेगा और इस इलेक्शन में क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। जहां तक सीज फायर का सवाल है, आप ये सोचिए 33 लोगों को हमास रिहा कर रहा है, उनकी तस्वीरें वगैरह आ गई हैं और इस खबर को बहुत बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है कि हमास 33 लोगों को रिहा कर रहा है, लेकिन उसके बदले में 700 लोगों को इजराइल रिहा कर रहा है। यह बात नहीं हो रही है। इन 700 लोगों में बहुत सारे ऐसे लड़ाके हैं जिन्होंने इजराइल के खिलाफ लंबी लड़ाइयां लड़ी हैं, आम लोग भी हैं, बाकी सारे भी हैं, लेकिन बहुत सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं जो फलस्तीन की आजादी के लिए लड़ते रहे। आप अंदाजा लगा सकते हैं किसका पलड़ा भारी है। एक 33 को छोड़ रहा है, दूसरा 700 को छोड़ रहा है। इजराइल की परेशानी आप इसी बात से समझ सकते हैं कि इजराइल ने एक रूल बनाया है कि जिन लोगों को छोड़ा जा रहा है उनकी खुशी ना मनाई जा सके, उनके घर वाले और बाकी सारे लोग खुशी ना मना सके। उसको डर है कि वो तस्वीरें जब सारी दुनिया में जाएंगी तो इजराइल की कितनी बेइज्जती होगी। खबर तो थोड़ी बहुत आप दबा सकते हैं, लेकिन तस्वीरें दबाना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। सोशल मीडिया का जमाना है, आप टिकटॉक को बैन कर दो, कोई नया ऐप आ जाएगा, ट्विटर है ही, इंस्टाग्राम है ही, ये तस्वीरें निश्चित रूप से वायरल होंगी। इस डर से इजराइल कह रहा है कि जो फलस्तीनी आजाद हों उनके घर वाले किसी तरह की कोई खुशी ना मना पाए। और इन सब के बीच दो बड़ी खबरें इजराइल फलस्तीन से जरा हटके। ईरान और रशिया के बीच में एक बहुत बड़ी डील हुई है। ईरान के राष्ट्रपति मास्को गए थे, मास्को में पुतिन के साथ ये डील हुई है, यानी दोनों राष्ट्रपतियों ने इस डील पर सिग्नेचर किया। अब आप देखिए, रशिया को और ईरान को दोनों को दुनिया भर के सैंक्शन लाद के बर्बाद तबाह करने की कोशिश लगातार अमेरिका कर रहा है। चाइना एक और ऐसा देश है जिसके ऊपर लगातार सैंक्शन लगाए हैं अमेरिका ने। अब ये तीनों मुल्कों के बीच जो एंगल बन रहा है, मैं लगातार कह रहा हूं कि ये बहुत गौर से देखने वाली चीज है। ये जो समझौता हुआ है, ठीक बात है, अरगाची कह रहे हैं कि ये केवल फाइनेंशियल समझौता है, आर्थिक समझौता है, लेकिन कोई भी चीज बाकी चीजों से कटी नहीं होती है। ईरान और रशिया के बीच ट्रेड के लिए नया रास्ता तलाशा गया है, जो रास्ता छोटा होगा। जाहिर है कि ईरान और रशिया में ट्रेड तेजी से बढ़ेगा, पहले भी काफी ट्रेड है
और बहुत सारे मुल्क जिनको सस्ता तेल चाहिए, सस्ती चीजें चाहिए और जो अमेरिका के प्रेशर में नहीं आएंगे, अभी तक इंडिया भी रशिया से तेल खरीद ही रहा था, वो इस रूट के थ्रू अपना सारा का सारा माल हासिल कर सकेंगे। तो सारे सैंक्शंस के बावजूद ईरान और रशिया का माल दुनिया में बिकता रहे, इसके लिए यह समझौता किया गया है। तो यह है फाइनेंशियल समझौता। लेकिन आजकल कोई फाइनेंशियल समझौता पॉलिटिक्स से किनारे नहीं होता। इस समझौते का बहुत सीधा मतलब है कि अमेरिका के जो बढ़ते हुए तमाशे हैं मिडिल ईस्ट में और बाकी सारी जगहों पर, उनके मुकाबले के लिए ईरान, रशिया और चाइना के बीच में एक ट्रायंगल बन रहा है, जो बेहद मजबूत ट्रायंगल है। दूसरी खबर है लेबनान से। हिजबुल्लाह ने घोषणा की है कि उसने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यह बात बड़ी तब बन जाती है जब ये दोनों अमेरिका के नागरिक हैं और इनके ऊपर आरोप है कि ये हिजबुल्लाह के खिलाफ जासूसी करने के लिए आए थे। फ्रांस के जो प्रधानमंत्री हैं वो लेबनान गए हुए हैं। उन्होंने कहा है इजराइल पूरी तरह से विड्रॉ कर ले, लेकिन साथ में ये भी कहा है कि हथियार जो हों वो केवल स्टेट की मोनोपोली हो, यानी स्टेट यानी लेबनान के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वहां की सेना के अलावा किसी और के पास हथियार ना हो। किसी और के पास का मतलब बहुत सीधा है कि हिजबुल्लाह के पास हथियार ना हो। ये बात मैक्रॉन कह रहे हैं। सब जानते हैं कि इजराइल वापस जाए ना जाए, वो मैक्रॉन की चिंता नहीं है। मैक्रॉन जिस फ्रांस से आते हैं, उसकी एक कॉलोनी थी, उसका गुलाम था लेबनान किसी जमाने में, और ये लोग अभी भी ये मान के चलते हैं कि अभी भी ये मास्टर्स हैं। तो मैं मॉन्स्टर्स बोल गया, मास्टर बोलना चाहता था, लेकिन ये वाकई मॉन्स्टर ही हैं, तो गलती से भी सही बोल गया। खैर, इन लोगों को लगता है कि अभी भी यही मालिक हैं और अपने टर्म रख सकते हैं लेबनान के सामने कि हिजबुल्लाह अपने हथियार छोड़ दे, केवल आर्मी के पास हथियार हो, वो आर्मी जिसकी तनख्वाह अमेरिका से आती है, जो अमेरिका के कहने पे काम करे। अगर हिजबुल्लाह नहीं होता तो लेबनान कब का फिर से गुलाम हो गया होता। ये इनके जो खेल हैं मिडिल ईस्ट के, वो बड़े मजेदार हैं। और गजा में सच कहें तो केवल इजराइल की हार नहीं हुई है, ये हार फ्रांस की भी है, ये हार जर्मनी की भी है, ये हार इंग्लैंड की भी है, ये हार कनाडा की भी है और ये हार बाइडेन की भी है। बाइडेन जो सब जानते थे कि जेनोसाइड चल रहा है, लेकिन उन्होंने इस जंग को न केवल चलने दिया बल्कि बिलियंस डॉलर दिए इजराइल को ताकि वो इस जंग को लगातार चला सके। इतिहास में जब ये जाएंगे तो ये जेनोसाइड को करने वाले लोगों के रूप में जाएंगे। और एक वीडियो जरूर देखिए, ये ब्लिंकन का वीडियो है। टोनी ब्लिंकन का नाम मैं अक्सर लेता रहता हूं। टोनी ब्लिंकन रिटायरमेंट के पहले 20 जनवरी के पहले जाना ही है, तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सैम हुसैनी नाम के एक पत्रकार हैं जिन्होंने सवाल उठाया, और सवाल उठाने के बाद बाकायदा बाउंसर्स लगा के उनको बाहर कर दिया गया। उन्होंने सवाल पूछा कि क्या यही प्रेस की फ्रीडम है? क्या फलस्तीन के पक्ष में आवाज उठाने पर लोगों को बाहर कर दिया जाएगा? वो ब्लिंकन से कह रहे थे कि तुमने जेनोसाइड में मदद की है। वो ब्लिंकन को बता रहे थे कि तुम्हारे बाप दादे भी इजराइल की गुलामी करते थे, तुम भी इजराइल की गुलामी कर रहे हो, और इसलिए उनको उठाकर बाहर फेंक दिया गया। ये ब्लिंकन को और अमेरिकन सिस्टम को, जो अपने आप को कहता है कि हमारे यहां प्रेस की फ्रीडम है, नंगा करने वाला वीडियो था जो सारी दुनिया में लाखों करोड़ों बार देखा गया है। तो फिलहाल ये हालात हैं। डॉक्टर अबू साफिया आप लोगों को याद होंगे, जिनको गिरफ्तार किया गया था। जो लोग रिहा हुए हैं, कुछ लोग वो बता रहे हैं कि उनको वहां रखा गया है जहां टार्चर होता है। मुझे उम्मीद है कि इस समझौते में जल्दी ही उनकी भी रिहाई होगी, वो अपने घर आएंगे। मुझे उम्मीद है कि, कितनी उम्मीद करूं, उम्मीद करना भी बहुत मुश्किल होता है। मुझे उम्मीद है कि एक हद तक नेतन्याहू कम से कम इस समझौते को निभाएगा और गजा के अंदर शांति होगी। मुझे उम्मीद है कि अरब कंट्रीज आगे आएंगी और गजा को फिर से बनाने में मदद करेंगी। मुझे उम्मीद है कि सारी दुनिया एक बार फिर से सोचेगी कि जब तक पॉलिटिकल सोल्यूशन नहीं होगा तब तक वहां कोई बड़ा सोल्यूशन नहीं हो सकता। कोई भी एक चिंगारी आग भड़काने के लिए बहुत होगी। मुझे उम्मीद है कि दुनिया बैठकर एक पॉलिटिकल सोल्यूशन निकालेगी और फलस्तीन को आज़ादी देगी। आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया।